हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे साइंटिफिक मिसकंडक्ट के बारे में। व्हाट इज साइंटिफिक मिसकंडक्ट? साइंटिफिक मिसकंडक्ट इज बेसिकली ऑल द अनएथिकल प्रैक्टिसेस व्हिच इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसर्च। यानी कि रिसर्च करते दौरान हम जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं वो साइंटिफिक कंडक्ट मिसकंडक्ट के अंदर जाता है। और उसके सबसे ज्यादा मोस्ट सीरियस 3 प्रकार के साइंटिफिक मिसकंडक्ट हैं: फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? FFP। ठीक है, नाम याद रहेगा। फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म। अब इन तीनों के बारे में बेसिक ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं। फैब्रिफिकेशन क्या है? फैब्रिफिकेशन यानी कि डाटा बनाना, मतलब वैसा डाटा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हम उसको क्रिएट करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर कोई रिसर्च है जिसमें मुझे प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है ओनर्स या मैनेजर्स ऑफ MSME से, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आलस कर देती हूँ, कौन जाएगा MSME के पास, कौन जाएगा मैनेजर्स के पास डाटा कलेक्ट करने के लिए। मैं क्या करूंगी, घर बैठे बैठे अपने आप रैंडमली उनके नाम से फिलअप करती जाऊंगी डाटा। तो वो हो जाएगा आपका फैब्रिफिकेशन। ठीक है, तो डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसमें डाटा क्रिएट करते हैं। नाउ व्हाट इज फॉल्सिफिकेशन? फॉल्सिफिकेशन मतलब क्या? झुटलाना, फॉल्सिफाई करना किसी चीज को। मतलब कोई चीज अगर सच है उसको हम मैनिपुलेट करके इस तरीके से कवर अप कर देंगे कि उससे हमारा रिजल्ट सही आएगा। यानी कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मुझे डाटा डाटा कलेक्ट करना था मैनेजर्स लोगों से, तो मैं क्या करती हूँ, जाती हूँ मैनेजर्स लोगों से डाटा कलेक्ट करती हूँ। अब लेकिन ये क्या होता है, मेरा रिसर्च होता है किसी चीज के बारे में, और जब वो डाटा मेरे को मिलता है, उस डाटा से मेरा रिसर्च का जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं डाटा को मैनिपुलेट करूंगी। जैसे अगर कोई कोई मैनेजर हुआ, अगर मेरे आंसर को, अगर उस क्वेश्चनियर के आंसर को नेगेटिव रेस्पॉन्स किया है, तो मैं उसको कन्वर्ट चेंज करके उसको पॉजिटिव कर दूंगी, ताकि मेरा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड हो जाए। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको जब हम मैनिपुलेट करते हैं वो हो जाता है आपका फॉल्सिफिकेशन। समझ में आया? दो चीजों का बेसिक डिफरेंस है। फैब्रिफिकेशन में डाटा एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉन एग्जिस्टिंग डाटा होता है, हम उसको बनाते हैं। फॉल्सिफिकेशन में क्या होता है, डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड चीज, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। प्लेगरिज्म क्या होता है? जब हम दूसरों का डाटा कॉपी करते हैं बिना उनको क्रेडिट दिए, दैट कम्स अंडर प्लेगरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रिसर्च पेपर लिख रही हूँ और मैं सिमिलर टाइप के रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करती हूँ गूगल स्कॉलर से या कहीं से भी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, उनके फाइंडिंग्स को, उनके लिटरेचर रिव्यू को कॉपी करके अपने लिटरेचर रिव्यू में पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। और उनको कहीं भी रेफरेंसेस में उनका नाम नहीं डालती, कहीं भी उनको क्रेडिट नहीं देती। दैट बिकम्स प्लेगरिज्म। यानी कि कॉपिंग आइडियाज, प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ अदर्स विदाउट गिविंग देम क्रेडिट। समझ में आया? अब इसके अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, साइंटिफिक मिसकंडक्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। पहला है लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि लंबे समय में, लॉन्ग रन में आपके रिसर्च को एक तो बहुत हैम्पर करेगा ये। क्योंकि जब आप कोई भी, आप अगर अभी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, सपोज साइंस के फील्ड में कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्च कर लेते हैं, आपका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, आप उसको मैनिपुलेट करके पॉजिटिव बना देते हैं। कल को कोई और रिसर्च करेगा, फिर कल को कोई और रिसर्च करेगा उसी टॉपिक में। तो लॉन्ग रन में जब आपके रिसर्च को लोग फिर से रिसर्च करेंगे और उनको पता चलेगा, अरे नहीं इसका रिजल्ट तो नेगेटिव है, तो इस पेपर ने कैसे पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया है, तो लॉन्ग रन में एक तो कॉन्सिक्वेंसेस खराब होंगे उसके। सेकंड हो जाएगा ब्रीच ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी। यानी कि रिसर्च की जो इंटीग्रिटी है वो हैम्पर होगी, क्योंकि रिसर्च में आपके ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं की गई, गड़बड़ी हुई ना, तो दैट ऑनेस्टी आपका हैम्पर होगा। ठीक है, जब उसका इंक्वायरी होगा, जब ट्रांसपेरेंसी चेक किया जाएगा, तो सबको पता चल जाएगा कि आपने एक तो गलत रिजल्ट इंटरप्रीट किया है। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन ट्रस्ट एंड क्रेडिटेबिलिटी। ये तो सबसे बड़ी चीज है। एक तो ट्रस्ट आपका इम्पैक्ट होगा, नो वन विल ट्रस्ट यू अगेन, आपके लिखे गए रिसर्च पेपर कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। क्रेडिटेबिलिटी, आप जब लोगों को क्रेडिटेबिलिटी नहीं दोगे तो लोग आपको उसके रिलेटेड कंप्लेन कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आपको, आप पे केस भी किया जा सकता है, लीगल केस भी किया जा सकता है, या आपको रिसर्च पेपर विड्रॉ करने के लिए भी कई बार बोला जाएगा कि आपके रिसर्च पेपर में गलत गलत चीजें दी गई है, इस पेपर को विड्रॉ कीजिए, कई बार ऐसे होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी एंड एकेडमिक रिगर।
तो ये क्या होता है, कई बार ऑब्वियसली आपका रिसर्च अगर गलत है तो आपकी रिसर्च की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। और जब रिसर्च की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो सिर्फ आपके रिसर्च की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, वो ओवरऑल इंडिया लेवल में, वर्ल्ड लेवल में रिसर्च की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं और भी चीजें जो मैं आपको नेक्स्ट हर सब पॉइंट में बताऊंगी। ठीक है, सो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का डेफिनेशन तो मैंने आपको समझाया है। लेट मी टेक हाइलाइटर, एक सेकंड। सो व्हाट इज फॉल्सिफिकेशन? फॉल्सिफिकेशन में क्या हो जाएगा, मैनिपुलेटिंग रिसर्च डाटा एंड प्रोसेस बाय चेंजिंग और ओमिटिंग डाटा इन सच ए वे दैट रिसर्च इज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड। मतलब हम इस तरीके से डाटा को मैनिपुलेट करेंगे कि हमें एक्चुअल डाटा, एक्चुअल रिसर्च क्या हुआ है उसको हम छुपा देंगे और जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वही सब चीजें लिखा गया है इस पैराग्राफ में। फॉल्सिफिकेशन इन रिसर्च हैपेंस व्हेन समवन चेंजेस और हाइड्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब कोई भी इंसान चेंज कर देता है इंफॉर्मेशन को, हाइड कर देता है, छुपा देता है इंफॉर्मेशन को, ताकि उनका रिजल्ट लुक बेटर देन दे एक्चुअली आर, यानी कि ताकि रिजल्ट एक्चुअली अच्छा दिखे। जो मेरा रिजल्ट निकला है उसको मैं छुपा दूंगी ताकि मेरा रिसर्च ज्यादा बेटर लगे। ये पैराग्राफ में वही सारी चीजें लिखी गई हैं, आप इसको खुद ही पढ़ लेना। इसमें वही सब लिखा है कि नंबर्स को मैनिपुलेट करना या डाटा को छोड़ देना, ओमिट कर देना जो कि आपके आइडियाज के साथ सपोर्ट नहीं करता, वो सारी चीजें फॉल्सिफिकेशन में आ जाएंगी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अगर हम पढ़ें, कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो मिस इन्फॉर्म डिसीजन, यानी कि आपके रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड जो इंसान करेगा, जो आपके रिसर्च पेपर को रेफरेंस के तौर पे लेगा, उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि उसका रिजल्ट नेगेटिव निकलेगा, लेकिन आपने अपने रिसर्च पेपर में पॉजिटिव दिखाया है। तो ये एक तो दूसरों को गलत डिसीजन लेने में गाइड करेगा। सेकंड, लॉस ऑफ ट्रस्ट, लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट चले जाएगा क्योंकि आप गलत रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पब्लिक का ट्रस्ट चले जाएगा, इंस्टीट्यूशन, जर्नल, एकेडमिक्स, उन लोगों का ट्रस्ट आप पे से जाएगा। सेकंड है रेपुटेशनल डैमेज, सबसे बड़ी चीज है ये, आपके रेपुटेशन को डैमेज होगा एकेडमिक लेवल पे, आपके रेपुटेशन को डैमेज होगा, आपके कोलीग्स वगैरह सबको पता चल जाएगा कि आप गलत रिसर्च पेपर्स डाल रहे हैं बोल के। नेक्स्ट है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। लीगल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आएगा, जैसे कि आपके ऊपर केस हो सकता है, दूसरे रिसर्चर्स आपको सू कर सकते हैं, जर्नल वाले भी आपको सू कर सकते हैं, या आपके खुद के इंस्टीट्यूशन आपको सू कर सकते हैं ये बोल के कि इस इंसान ने डाटा को मैनिपुलेट किया है। ठीक है, अब व्हाट आर सम ऑफ द सम कॉमन टाइप्स ऑफ फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन किस किस तरीके के हो सकते हैं इस बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पहला है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। सिलेक्टिव रिपोर्टिंग देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, आप सिलेक्टिवली सिर्फ उन चीजों को रिपोर्ट करेंगे जो आपके फॉर में है। यानी कि आपने अगर 100 डाटा कलेक्ट किया, उसमें से आपने देखा कि 60 सैंपल्स ऐसे हैं जो आपके रिजल्ट के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन 40 ऐसे हैं जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप उस 40 को एलिमिनेट कर दोगे और सिर्फ 60 डाटा दिखाओगे। तो वो हो गया सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। नेक्स्ट हो गया डाटा मैनिपुलेशन, यानी कि वही पिछला एग्जांपल लेते हैं, 100 डाटा आपने कलेक्ट किया, 60 आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, 40 आपको नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, डाटा मैनिपुलेट करने लगोगे। वो जो 40 डाटा है उसका जो रिजल्ट है आप उसको चेंज करने लगोगे, मैनिपुलेट करोगे ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज मैनिपुलेशन। कई बार होता है लोग इमेजेस में भी मैनिपुलेशन करते हैं। बाय ये सारी चीजें कॉमर्स वगैरह के फील्ड में नहीं होती, लेकिन साइंस, बायोलॉजी, मेडिसिन, इन सारे फील्ड्स में होती है, जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ्स वगैरह हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट इमेजेस हो गए, इन सबको मैनिपुलेट किया जाता है, डिजिटली अल्टर किया जाता है। देखिए डिजिटली अल्टर किया जाता है इमेजेस को। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथोडोलॉजी। यानी कि इसमें क्या होता है, आप क्या प्रोसेस फॉलो किए हैं एक्चुअली रिसर्च करने में, आप उसको गलत दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई रिसर्च है और मुझे डाटा कलेक्ट करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से, ठीक है, तो मेरे रेस्पोंडेंट्स, मैं रिसर्च पेपर में लिख रही हूँ कि मेरे रेस्पोंडेंट्स कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाऊं। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ तुम लोग डाटा फिलअप कर दो, और मैं दिखाऊंगी, ऐसे रिसर्च पेपर में दिखाऊंगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव फिलअप्ड माय डाटा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, मैं खुद बैठ के फिलअप की हूँ या मेरे दोस्तों को फिलअप करवाई हूँ। ठीक है, तो वो हो गया, आप मेथोडोलॉजी गलत बता रहे हो, मतलब आप प्रोसेस, जिस प्रोसेस से रिसर्च डाटा कलेक्ट किए हो आप वो गलत बता रहे हो। इसमें ये भी आ सकता है कि सपोज सैंपल,
आप अपने रिसर्च में बताओगे कि मैं क्लस्टर सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज की हूँ, जो कि है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लेकिन आप एक्चुअल में क्या किए हो, स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज किए हो या कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज किए हो, यानी कि आप प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज किए हो, यानी कि ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो आपको कन्वीनियंटली डाटा मिल जाएगा। लेकिन आप रिसर्च में दिखाओगे नहीं, मैं पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर की हूँ, उसमें से सैंपल निकाली हूँ, उसमें से डाटा कलेक्ट की हूँ, तो कि आप अपनी क्या कर रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी को गलत दिखा रहे हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैनिपुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स होते हैं, जैसे एसपीएसएस हो गए, स्ट्राटा हो गए, एससीएम के सॉफ्टवेयर टूल वगैरह हो गई, ये सारी चीजें जब आप यूज करती हैं तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट कई बार सही नहीं आता। आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डाइवर्जेंट वैलिडिटी, जब इनके रिजल्ट्स आपके रिजल्ट के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं या कि ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट को पार नहीं कर पाता है, तो आप उसमें से भी क्या करते हैं, मिसलीड करेंगे इंटरप्रिटेशन को। आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के डाटा को भी मैनिपुलेट कर देंगे, आप चेरी पिक करेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं एक रिसर्च कर रही हूँ और उसमें मैं एसपीएसएस को यूज करती हूँ डाटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, और मैं एसपीएसएस में क्या क्या चीजें यूज करूंगी, आर स्क्वायर यूज करूंगी, एनोवा यूज करूंगी, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, सब टेस्ट यूज करूंगी। उसके बाद मैं देखूंगी कि कौन से टेस्ट में मेरे रिजल्ट में हाइपोथेसिस सपोर्टेड आ रहा है, और मैं सिर्फ उसी टेस्ट को मेरे रिसर्च पेपर में ऐड करूंगी। समझ में आया? मैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट में से सिलेक्ट कर लूंगी कि कौन से टेस्ट में मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, और मैं सिर्फ उसी को ही जस्टिफाई करूंगी अपने रिसर्च पेपर में, उसी को ही ऐड ऑन करूंगी। दैट बिकम्स मैनिपुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, कई बार होता है रिसर्च पेपर्स, आप अगर जर्नल्स में पेपर पब्लिश करेंगे, वहां पे देखेंगे एक ऑप्शन लिखा रहता है कि जस्टिफाई और टेल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर फंडिंग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना है। आप क्या करेंगे, आपको फंडिंग नहीं मिला है, ठीक है, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग नहीं मिला है, लेकिन आप जब रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे उसमें एक लाइन लिख देंगे कि मेरे को सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग मिला है, तो वो वाली चीजें आपकी फॉल्सिफिकेशन में चली जाएंगी। या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है और आप बोलेंगे नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। आप ये सब एक्चुअली क्या होता है, जब भी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो जर्नल हाउस देखते हैं कि कहाँ से क्या चीज नेगेटिव है क्या इस रिसर्च पेपर में, जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर कोई ऐसी चीज होगी जो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो वो ऑब्वियसली आपका पेपर पब्लिश नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आप सारी चीजों को छुपाएंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे नहीं, आप अपना फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कहाँ से मिला है वो आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, या आप मिस इंटरप्रीट करेंगे एफिलिएशन को। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम ए रिसर्च स्कॉलर, ठीक है, लेकिन मैं जब पेपर पब्लिश करने के लिए अप्लाई करती हूँ तो मैं अपने नाम के नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर लिख दूंगी ताकि ज्यादा वेटेज पड़े मेरे पेपर का। तो ये एक तरीके से गलत हुआ, आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप अपना एफिलिएशन को गलत बता रहे हैं। देखिए यहाँ जैसे है, अगर आप बायस्ड सोर्स से फाइनेंशियल सपोर्ट लिए हैं और उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, या आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एफिलिएशन को, तो ये सारी चीजें आपकी फॉल्सिफिकेशन में आएंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका फैब्रिफिकेशन, इसके बारे में जानते हैं। सो व्हाट इज फैब्रिफिकेशन? सो नेक्स्ट पॉइंट था फैब्रिफिकेशन। अब फैब्रिफिकेशन क्या है? फैब्रिफिकेशन में मैंने आपको समझाया था, फैब्रिक जैसे आप फॉर एग्जांपल आप याद रखिए, फैब्रिक से हम कपड़ा बनाते हैं तो हम बना रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करता है, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। फॉल्सिफिकेशन में क्या था, डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन फैब्रिफिकेशन, देखिए, फैब्रिफिकेशन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग अप डाटा और रिजल्ट और रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग देम एज इफ दे वेर रियल, यानी कि वो रियल नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। फैब्रिफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन समझ में आया? ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, फैब्रिफिकेशन इन रिसर्च इज व्हेन समवन मेक्स अप इंफॉर्मेशन और रिजल्ट एंड प्रिटेंड्स एज इफ दे आर रियल, वो रियल नहीं है, आप क्रिएट करते हैं। इट्स लाइक क्रिएटिंग ए स्टोरी और मेकिंग अप थिंग्स, आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। इंस्टेड ऑफ डूइंग रियल रिसर्च करने के जगह आप क्रिएट कर रहे हैं।
एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए समवन माइट से दैट दे डिड द एक्सपेरिमेंट। कोई इंसान अगर अगर सपोज मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ही नहीं करूंगी, मैं फेक बोल दूंगी लोगों को कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और मेरा डाटा ये निकला है, तो वो एक तरीके से फैब्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पैराग्राफ जो है ये आप खुद पढ़ लीजिए, ये वही सब बेसिक चीजें दे रखी हैं इसमें। मैं नेक्स्ट इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को समझाती हूँ। सो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फैब्रिफिकेशन। पहला है फॉल्स नॉलेज। एक तो आप गलत नॉलेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसको नेगेटिव खुद से बना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, तो लोगों के बीच में नेगेटिव नॉलेज एक तो स्प्रेड हो रही है, जिससे क्या होगा, मिसगाइडिंग होगा, फ्यूचर रिसर्च एफर्ट्स में लोगों को मिसगाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेपुटेशनल डैमेज। वही पॉइंट हो गया, आपके रेपुटेशन को हैम्पर करेगा, आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स में इफेक्ट करेगा, आपका क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होगा, प्रोफेशनल ये पता ऑस्काट्रिज्म क्या एक है, ये भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिट्रैक्शंस एंड विड्रॉल। अब कई बार क्या होता है, जब आप नेगेटिव रिजल्ट, सॉरी नेगेटिव नहीं, जब आप रिजल्ट मेकअप करते हैं और रिसर्च पेपर में छाप देते हैं, बाद में जर्नल्स को डाउट होता है कि नहीं ये रिसर्च, ये जो डाटा है ये एक्यूरेट नहीं है, ये गलत है, ये फैब्रिकेटेड फॉल्सिफाइड डाटा है, बनाया हुआ डाटा है। तो वो कई बार बोलते हैं कि आप अपने पेपर्स को विड्रॉ करो। पब्लिश हो चुका है आपका पेपर, लेकिन उसको विड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, तो वो एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही एम्बेरसमेंट होगी उससे, लीडिंग टू एम्बेरसमेंट ऑफ द ऑथर्स। ऑथर्स के लिए बहुत एम्बेरसमेंट वाली बात होगी कि उन्होंने अगर कोई पेपर पब्लिश किया है और उसको विड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ फंडिंग। अगर आप लोगों को पता चला कि आपने रिसर्च के जो डाटा है उसको मैनिपुलेट किया है या उसको क्रिएट किया है, तो पीपल विल स्टॉप गिविंग फंडिंग टू यू। आपको फंडिंग आना बंद हो जाएगा, तो बिना फंडिंग के आप वैसे भी रिसर्च नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक तरीके से सोशल साइंस के जो रिसर्चेस हैं वो बिना फंडिंग के भी चल जाएगा, क्योंकि आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे लोगों से। लेकिन जो भी रिसर्चेस साइंस बैकग्राउंड में होती है, बायोटेक्नोलॉजी में होगी या बायोलॉजी सोशियोलॉजी में, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लेबोरेटरी वर्क है, वहां पे आपको मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। अब उसके लिए आपको फंडिंग नहीं मिलेगा तो आप कहाँ से रिसर्च करेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है, लॉस ऑफ फंडिंग। अब कॉमन टाइप ऑफ फैब्रिफिकेशन। फैब्रिफिकेशन के क्या क्या टाइप से देखते हैं। पहला है इन्वेंटिंग डाटा, यानी कि डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन आप उसको इन्वेंट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फॉल्स एक्सपेरिमेंट, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं लेकिन आप रिपोर्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग एक्सपेरिमेंट दैट वर नेवर कंडक्टेड, कभी हुआ ही नहीं है लेकिन आप उसको दिखा रहे हैं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, वो एक चीज आ जाएंगी। देखिए रिसर्चेस में फैब्रिकेट एंटायर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, आप बस मशीन वैसे लगा के आप बोल देंगे मैंने ये काम किया है, जबकि आपने एक्चुअली वो काम किया ही नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा फॉल्सिफाइंग रिजल्ट। अब फैब्रिफिकेशन इज अ बिग टर्म, ठीक है, उसके अंदर फॉल्सिफाइंग भी आता है, यानी कि आपने फॉल्सिफाई किया रिजल्ट, बने हुए रिजल्ट को मिसरिप्रेजेंट किया, एक्चुअल डाटा को हाइड किया, ठीक है, अल्टर किया एक्चुअल डाटा को, ये सारी चीजें भी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपने झूठा डॉक्यूमेंट्स दिखाया, फेक क्लेम्स दिखाया, फेक पेपर्स दिखाया। ठीक है, में इन्वॉल्व फॉर्जिंग और क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट। आपके रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए आपने फेक डॉक्यूमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है मुझे, और मैं गई नहीं उनके पास कलेक्ट करने के लिए, मैं बैठे बैठे खुद से ही फेक डाटा क्रिएट कर रही हूँ। लोगों को प्रूफ दिलाने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरे क्वेश्चनियर का जेरोक्स करवा दूंगी और मैं खुद ही उसको फिलअप कर रही हूँ और लोगों को बोलूंगी नहीं ये XYZ कंपनी ने फिलअप किया है, ये ABC कंपनी ने फिलअप किया, यानी कि मैं फेक डॉक्यूमेंट तैयार करूंगी जो कि सपोर्ट करेंगे मेरे रिजल्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग सैम्पलिंग और मटेरियल, यानी कि मैं फेक सैंपल्स को मैन्युफैक्चर करूंगी, फैब्रिकेट करूंगी, मटेरियल स्पेसिमेन इन सारी चीजों में मैं चीजों सैंपल्स को भी फैब्रिकेट करूंगी, क्रिएट करूंगी, जो कि ओरिजिनल सैंपल नहीं होंगे। नेक्स्ट है फैब्रिकेटिंग ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूशन। अब ऑथरशिप एंड कंट्रीब्यूशन ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में समझाऊंगी। ऑथरशिप के टाइप्स होते हैं, ऑथरशिप और कंट्रीब्यूटर्स बेसिकली कौन होते हैं। जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हैं उसमें फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर ऐसे करके होता है ना, तो जो पहला ऑथर होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सेकंड ऑथर है वो उससे थोड़ा कम काम करता है, जो थर्ड वो उससे थोड़ा और कम।
याद रखिए, कभी भी किसी और को आपके किए हुए काम का क्रेडिट मत लेने दीजिए, बिकॉज कई बार होता है पीएचडी स्कॉलर्स, जैसे आप पीएचडी करेंगे तो आपके गाइड बोलेंगे कि ये पेपर भले ही आपने लिखा है बट इसमें फर्स्ट ऑथर मैं रहूंगा। तो ये कहीं से भी एथिकल नहीं है दोस्तों। आपने अगर किसी चीज के लिए काम किया है, एफर्ट दिया है, और उन्होंने सिर्फ गाइड किया है आपको, सिर्फ गाइड किया है या बस चेक करके बताया है कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, वो सारी चीजें, तो उनको आप सेकंड ऑथर रख सकते हैं बट फर्स्ट ऑथर मत रखिएगा। और अगर बोलेंगे वो आपसे तो उनको कन्फ्रंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ऑथरशिप के भी टाइप्स होते हैं, गेस्ट ऑथरशिप, घोस्ट ऑथरशिप, और भी चीजें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो कई बार होता है कि हम फैब्रिकेट करते हैं ऑथरशिप या कंट्रीब्यूटर्स को, यानी कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है हमारे रिसर्च में, लेकिन हम उनका नाम भी ऐड करेंगे अपने रिसर्च में, ठीक है। तो हम फॉल्सली क्लेम करेंगे ऑथरशिप को, यानी कि उन्होंने काम नहीं किया है, उनको अपने ऑथर्स में दिखा देंगे, या किसी और के कंट्रीब्यूशन में अपना अपना नाम ऐड कर देंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग फॉल्स साइटेशन एंड रेफरेंस, यानी कि कई बार होता है मेरा कोई रिसर्च टॉपिक है और उस रिसर्च रिलेटेड मुझे कोई रेफरेंस पेपर नहीं मिलता, तो मैं क्या करूंगी कि फेक रैंडम कुछ भी साइटेशंस क्रिएट कर दूंगी, रेफरेंस क्रिएट कर दूंगी, तो ये भी एक तरीके से गलत हो गया। दिस लीड्स टू फैब्रिफिकेशन। इसमें क्या होगा, क्रिएटिंग फॉल्स साइटेशन एंड रेफरेंस, ताकि वो सपोर्ट करे आपके रिसर्च क्लेम को। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है जो आपके आपके रिजल्ट को सपोर्ट करता हो, लेकिन आप रैंडमली किसी भी पेपर को या कोई भी रैंडमली नाम आप लिख के बता बोलोगे कि नहीं ये सो एंड सो पेपर में भी रिसर्च कंडक्ट हुआ है और उनका रिजल्ट मेरा रिसर्च टैली कर रहा है, जो कि एक्चुअल में टैली नहीं कर रहा, एक्चुअल में वैसा कोई पेपर होगा ही नहीं, तो वो चीज भी इसमें जाएगा। नेक्स्ट है फैब्रिकेटिंग इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल एंड एथिकल क्लियरेंस। मतलब कई बार ऐसे होता है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं हम, और आपके इंस्टीट्यूशन आपको मना कर देते हैं कि नहीं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या इसमें हम फंडिंग नहीं दे पाएंगे, या हम इस रिसर्च से सहमत नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप झूठ मूठ के डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे जिसमें आप डिस्क्लोज, आप ऐसे दिखाएंगे कि नहीं यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फंडिंग मिल रहा है, आप डॉक्यूमेंट को फॉर्ज कर देंगे। आप इंस्टीट्यूशन के अप्रूवल को कई बार जरूरी होता है, कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते समय दे आस्क दैट वेदर योर इंस्टीट्यूशन हैज एग्रीड और नॉट, और आपके इंस्टीट्यूशन ने मना कर दिया है, आप फिर भी उसमें दिखाएंगे कि मेरे इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया है, आप ऐसा एक डॉक्यूमेंट उनको दे देंगे, तो वो भी एक तरीके से फैब्रिफिकेशन में जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर, यहाँ भी ये एक पैराग्राफ लिखा है, रिकॉग्नाइजिंग these various types of fabrication is essential for maintaining integrity and trustworthiness of scientific research। बेसिकली वही बोल रहा है कि ये सारी चीजें गलत है, ये सब साइंटिफिक मिसकंडक्ट में जाएगा। फॉल्सिफिकेशन हो गया, फैब्रिफिकेशन हो गया, प्लेगरिज्म हो गया, ये सारी चीजें गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है प्लेगरिज्म। ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, प्लेगरिज्म इज ए कॉमन वर्ड, आपके रिसर्च में बहुत सुना होगा आपने इस चीज को। जब आप पीएचडी पेपर्स भी आप जब अपना थीसिस सबमिट करेंगे तब वहां भी प्लेगरिज्म चेक होता है, आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन वो लोग जब आप अपना पूरा 200 पेज 250 300 पेज के पेपर थीसिस को सबमिट करेंगे तब प्लेगरिज्म चेक होगा, और आपके प्लेगरिज्म 10% के अंदर आना चाहिए। प्लेगरिज्म मतलब क्या, किसी और का डाटा कॉपी नहीं करना है आपको, एज इट इज कॉपी मत करना, वर्ड्स को चेंज करना होगा, साइटेशन देना पड़ेगा, रेफरेंस में उनका नाम ऐड करना पड़ेगा, तो फिर आप प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जानते हैं व्हाट इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इन्वॉल्व्स यूजिंग समवन एल्स आइडिया, प्रोसेस और रिजल्ट और वर्ड्स विदाउट गिविंग देम अप्रोप्रिएट क्रेडिट। आपने किसी और का डाटा, किसी और का रिजल्ट, किसी और का प्रोसेस यूज किया, अपने पेपर में यूज किया और उसको क्रेडिट नहीं दिया, दैट बिकम्स प्लेगरिज्म। Plagiarism is like copying someone else's work or pretending it's your own। आपने किसी और का डाटा कॉपी कर लिया और आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो आपने खुद किया है, वो आपका खुद का आइडिया है, दैट इज प्लेगरिज्म, ठीक है। इट्स व्हेन यू टेक आइडियाज, वर्ड्स एंड रिसर्च फ्रॉम समवन एल्स और उनको क्रेडिट आपने नहीं दिया। जैसे आपने कॉपी किया एक पैराग्राफ फ्रॉम ए बुक, ठीक है, और उसको अपने राइटिंग में, अपने रिसर्च पेपर में ऐड ऑन कर दिया, लेकिन आपने उसको क्या क्रेडिट नहीं दिया, तो वो क्या होता है, प्लेगरिज्म हो जाता है, प्लेगरिज्म हो जाएगा, ठीक है। आपने कहीं से कुछ कॉपी किया और आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो फिर ये भी वही सब लिखा है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ प्लेगरिज्म के।
पहला तो हो गया कॉपिंग टेक्स्ट, आपने किसी का टेक्स्ट को कॉपी कर लिया एज इट इज और उसको साइटेशन वगैरह कुछ नहीं दिया। अनक्रेडिटेड आइडिया भी वही हो गया, आपने किसी का आइडिया चुरा लिया, किसी रिसर्च पेपर में कोई यूनिक आइडिया किसी ने डिस्कवर किया है और उसको डाला है, आपने उस आइडिया को अपने पेपर में डाल दिया और क्रेडिट भी नहीं दिया, फिर जाके रीयूजिंग डाटा, मतलब किसी और का कलेक्टेड डाटा आपने अपने पेपर में यूज किया ये बता के कि ये मेरा डाटा है, तो वो भी हो गया एक तरीके से प्लेगरिज्म। ठीक है, अब प्लेगरिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है देखते हैं। पहला है इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, यानी कि ये एक तरीके से चोरी हो जाएगी, वायलेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स हो जाएगा, आपने किसी और का डाटा चुराया है बकायदा और उन्हें आपने क्या नहीं दिया, उन्हें आपने क्रेडिट भी नहीं दिया इस चीज का। सेकेंड है एकेडमिक पेनल्टीज, कई बार पेनल्टी चार्ज होती है अगर आपने प्लेगरिज्म किया, आपको पकड़ा गया कि पकड़ लिया गया कि आपने किसी का डाटा कॉपी किया है बिना साइटेशन बिना रेफरेंस दिए वगैरह, तो कई बार क्या होता है आपके ग्रेड्स कम जाएंगे, सस्पेंशन हो जाएगा, एक्सपल्शन हो जाएगा या रिवोकेशन ऑफ डिग्री, बना बनाया डिग्री आपके हाथों से भी निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ क्रेडिटेबिलिटी, ऑब्वियसली आपको लोग ट्रस्ट नहीं देंगे, ट्रस्ट नहीं करेंगे और क्रेडिटेबिलिटी गया आपके पेपर का, आपके रिसर्च, आपके लिखे गए रिसर्च पेपर्स को कोई पढ़ेगा भी नहीं क्योंकि लोग जान जाएंगे ये आपका पेपर है, आप प्लेगरिज्म करते हैं, आप लोगों के डाटा को कॉपी करते हैं, नो वन विल ट्रस्ट यू। नेक्स्ट है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जिन राइटर्स का डाटा आपने कॉपी किया है, जिनका डाटा आपने चुराया है, वो आपके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट का केस हो सकता है आप पे। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेगरिज्म देखते हैं। प्लेगरिज्म कई सारे फॉर्म्स में होते हैं, उनमें से कुछ कॉमन फॉर्म्स क्या क्या है। पहला है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। डायरेक्ट प्लेगरिज्म नाम से पता चल रहा है आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया। ठीक है, आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया किसी सोर्स से और उसको साइटेशन भी नहीं दिया, यानी कि सपोज मुझे एक रिसर्च पेपर लिखना है और मैं सिमिलर टाइप के जर्नल से पेपर डाउनलोड करती हूँ, अब मैं क्या करूंगी, मैं उनके पेपर से एज इट इज पैराग्राफ कॉपी कर लूंगी, अपने रिसर्च पेपर में डाल दूंगी और उनको क्रेडिट भी नहीं दूंगी, वो डायरेक्ट प्लेगरिज्म हो गया। अब सेल्फ प्लेगरिज्म क्या है, सेल्फ प्लेगरिज्म नाम से पता चल रहा है सेल्फ, खुद का, यानी कि मैंने अपने पुराने किसी पेपर से डाटा लिया और मैंने अपने आप को ही साइटेशन में नहीं डाला। मतलब देखिए जैसे reusing one's own previously published work without proper citation और acknowledgement। Suppose for example मैंने एक पेपर पिछले साल लिखा था एमएसएमई के ऊपर, इस साल मैंने फिर से एक पेपर लिखा एमएसएमई के ऊपर और मैंने मेरे पिछले रिसर्च पेपर से डाटा यूज किया, तो पिछले रिसर्च पेपर से कुछ कुछ जगहों से डाटा यूज किया अपने करंट रिसर्च पेपर में और मैं अपना साइटेशन देना भूल गई, तो ये भी एक तरीके का प्लेगरिज्म है क्योंकि मैंने उसमें से अगर डाटा यूज किया है तो इट इज एथिकल कि मैं उसमें साइटेशन भी दूं, भले ही वो मेरा खुद का पेपर है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव साइटेशन फॉर द सेम ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। इसमें क्या होता है आप किसी के टेक्स्ट को पैराफ्रेजिंग टूल्स में डाल देंगे, या तो आप उसको पैराफ्रेज कर देंगे, वर्डिंग्स चेंज कर देंगे, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कर देंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कर देंगे, आप वैसे करके डाटा मैनिपुलेट करेंगे और उसको अपने रिसर्च पेपर में डाल देंगे, तो वो हो जाएगा पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। ठीक है, अभी तो बहुत सारे पैराफ्रेजिंग टूल्स भी आते हैं, क्विल बोर्ड है, तो कई बार लोग क्या करते हैं रिसर्च पेपर्स में से कुछ कुछ पैराग्राफ्स उसमें कॉपी कर देते हैं, वो आपको पैराफ्रेज करके रिजल्ट दे देगा और फिर आप उसको अपने रिसर्च पेपर में डाल देंगे। ठीक है, मतलब वर्ड्स को चेंज करेंगे, वर्ड्स में भी चेंज, स्ट्रक्चर मीनिंग सेम रहेगा उसका। नेक्स्ट है पैच राइटिंग। पैच राइटिंग में क्या होगा, पैच राइटिंग में कई बार होता है रिफ्रेश करेंगे, आप किसी और के काम को रिफ्रेश करोगे, मतलब रीवर्ड करोगे, उसका सिनोनिम्स वगैरह डाल दोगे कुछ कुछ वर्ड्स को, जैसे आपने एक पूरा पैराग्राफ कॉपी किया, उस पैराग्राफ में से एक एक लाइन को आपने चेंज कर दिया, बाकी सब सेम रहा, तो वो हो गया पैच राइटिंग। आपने पूरा पैराग्राफ कॉपी किया लेकिन उस पैराग्राफ में से कुछ कुछ लाइंस सिर्फ आप चेंज करेंगे, कुछ कुछ लाइंस को ही पैराफ्रेज करेंगे और बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो वो हो जाएगा पैच राइटिंग। किसी और का काम आपने कॉपी किया, साइटेशन नहीं दिया, वो चीजें आ जाएंगी और कुछ डिग्री, सम डिग्री ऑफ रिवर्डिंग होगा, यानी कि पूरे पैराग्राफ को आप रिवर्ड नहीं करेंगे, कुछ कुछ पार्ट को, कुछ कुछ एसेंशियल पार्ट को
स्ट्रक्चर को आप उसमें क्या करेंगे, रीवर्ड कर देंगे, यानी कि वर्डिंग्स उसका चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है मोजाइक प्लेगरिज्म। अब मोजाइक प्लेगरिज्म क्या है? मोजाइक प्लेगरिज्म में क्या होता है, हम वेरियस फ्रेजेस को और सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। मतलब अब इंसान भी चालाक होते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक पेपर से कॉपी नहीं करेंगे, हम अलग अलग पेपर से एक एक लाइन कॉपी करके एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। समझ में आया? यानी कि हम अलग अलग सोर्सेस से, जैसे मेरा टॉपिक एमएसएमई के ऊपर मैं कोई पेपर बना रही हूँ, तो मैं उसके ऊपर 5 पेपर डाउनलोड की, 5 रिसर्च पेपर्स डाउनलोड की। अब मैं क्या करूंगी, हर जगह से एक एक लाइन कॉपी करके एक नया पैराग्राफ बना दूंगी। पहले पेपर से एक लाइन कॉपी किया, दूसरे पेपर से सेकेंड लाइन कॉपी किया, ऐसे करके एक पैराग्राफ बनाऊंगी। तो वो हो गया मोजाइक प्लेगरिज्म। यानी कि मैं अलग अलग सोर्सेस से, डिफरेंट सोर्सेस से अलग अलग फ्रेजेस लेके एक नया टेक्स्ट बनाऊंगी विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन, विदाउट क्रेडिट, बिना दिए पेपर बनाऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट है इनएक्यूरेट साइटेशन। इनएक्यूरेट साइटेशन में क्या होता है, आपने कहीं से पेपर लिया, आपने साइटेशन दिया, लेकिन साइटेशन गलत दिया, इनएक्यूरेट दिया। आपने कॉपी किया पहले पेपर से, लेकिन उसमें आपने साइटेशन दिया दूसरे किसी पेपर का, तो वो सारी चीजें आ जाएगी इनएक्यूरेट साइटेशन में। मतलब इनकरेक्टली साइटेशन दिया, या इनकम्प्लीट, आधा अधूरा, या तो फिर मिसरिप्रेजेंट किया ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथर। ठीक है, ये सारी चीजें इनएक्यूरेट साइटेशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट है वर्बिटिम कॉपिंग विद साइटेशन। वर्बिटिम कॉपिंग में क्या होता है, आप साइटेशन देते हैं। बेसिकली प्लेगरिज्म क्या है, जब आप किसी का डाटा कॉपी करते हैं और उसको अपनी रिसर्च में यूज करते हैं, उसको बिना क्रेडिट दिए, वो आपका प्लेगरिज्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वर्बिटिम कॉपिंग विद साइटेशन क्या बोलता है कि आप साइटेशन दे रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली कॉपी कर दे रहे हैं टेक्स्ट को, मतलब एज इट इज कॉपी कर दे रहे हैं। आपको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए सेंटेंस को। एक तो इससे पहले मैंने आपको और एक टाइप ऑफ प्लेगरिज्म बताया था, कहाँ गया वो, डायरेक्ट प्लेगरिज्म। यहाँ क्या था, वर्ड टू वर्ड आपने कॉपी किया, साइटेशन नहीं दिया, वो एक तरीके का प्लेगरिज्म है। फिर नेक्स्ट है वर्बिटिम प्लेगरिज्म, वर्बिटिम कॉपिंग विद साइटेशन। इसमें क्या है, आपने साइटेशन तो दिया, लेकिन वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया। वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना चाहिए दोस्तों, आपको अपने वर्ड में उसके लिखे हुए सेंटेंस को समझाना चाहिए। मतलब आप वहां पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सो एंड सो ऑथर ये चीजें हुई हैं, तो वो आप अपने वर्ड में, अपने लैंग्वेज में आपको उनका लिखा हुआ चीजों को समझाना है, तो उसमें प्लेगरिज्म नहीं आएगा। लेकिन वर्बिटिम कॉपिंग विद साइटेशन क्या बोलता है, आपने साइटेशन दिया, लेकिन आपने वर्ड टू वर्ड एज इट इज कॉपी कर लिया, मतलब डायरेक्टली कॉपी कर लिया, और ना उसको पैराफ्रेज नहीं किया, विदाउट प्रॉपर पैराफ्रेजिंग और कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। मतलब आपने उस डाटा को एडिट नहीं किया, आपने एज इट इज छाप दिया, तो साइटेशन देने से भी वो प्लेगरिज्म में आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिवेंट FFP इन रिसर्च। कैसे करके हम FFP से प्रिवेंशन पा सकते हैं। सो नेक्स्ट था हमारा प्रिवेंटिंग FPP। कैसे करके FPP को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए मैं लाइट कलर का एक हाइलाइटर लेता हूँ। प्रिवेंटिंग FPP इन रिसर्च, तो इसमें पहला क्या है, एक तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग देना चाहिए, लोगों को रिसर्च एथिक्स के बारे में बताना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में, कैसे करके डाटा मैनेजमेंट करना है, रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या रिपोर्ट करना चाहिए और क्या क्या एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए, साइटेशन का मेथड्स क्या क्या यूज करना चाहिए, इन सब के बारे में लोगों को एक तो बताया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। जो भी जर्नल्स हैं उनकी पॉलिसीज और गाइडलाइंस को वो क्लियर कट रखना चाहिए, यानी कि उनके साइट में ही मेंशन होना चाहिए कि जब भी आप कोई पेपर करें तो आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना है, और एक्नॉलेजमेंट के बारे, फंडिंग के बारे में एक्नॉलेजमेंट देना है, ये जो भी चीजें हैं क्लियर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि रिसर्चर्स जो हैं उनके बारे में अवेयर रहें और उनको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई भी साइंटिफिक मिसकंडक्ट किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करना पड़ेगा, उसके बारे में भी उनको बता देना चाहिए पहले से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी। मतलब
लोगों को मतलब प्रमोट करना चाहिए कि रिसर्च इंटीग्रिटी कैसे करके फॉलो करें, एथिक्स क्या होता है रिसर्च में, ट्रांसपेरेंसी को एंकरेज करना चाहिए रिसर्च प्रोसेस में, सब कुछ क्लियर कट रहना चाहिए, फॉस्टरिंग ए एनवायरनमेंट वेयर एथिकल बिहेवियर इज वैल्यूड एंड रिवॉर्डेड। घूम फिर के वही सारी चीजें कि आपको एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, रिसर्च की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव ओवरसाइट एंड मेंटरशिप, यानी कि जो आपके गाइड हैं, जो आपको मेंटर करने चाहिए, वो टाइम टू टाइम आपके रिसर्च पेपर को रिव्यू करना चाहिए। उनका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो ध्यान दे कि आपके रिसर्च पेपर्स में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है, आप किसी तरीके के एथिकल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व ना हो। तो एक तो रेगुलर ऑडिट, पीयर रिव्यू होना चाहिए, प्रॉपर मेंटरशिप, जो आपके रिसर्च के गाइड होंगे उनको आपको अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन, यानी कि ऐसे सेफ चैनल्स भी एस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि कोई भी अनएथिकल या साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो तो उसको इन्फॉर्म कर सके, वैसे वैसे लोगों को भी अपॉइंट करना चाहिए, यानी कि सेफ चैनल्स होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई साइंटिफिक मिसकंडक्ट हो तो एक एक सेपरेट चैनल होना चाहिए जहां से लोग रिपोर्ट कर सकें, और उन लोगों का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल, मैं किसी यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, मैं और मेरे दोस्त, हम दो स्कॉलर्स हैं। अब मेरे दोस्त ने कोई पेपर पब्लिश किया, उसमें किसी तरीके से उसने साइंटिफिक मिसकंडक्ट किया, और मैंने जाके उस ऑर्गेनाइजेशन या उस जर्नल हाउस में बता दिया कि इस रिसर्च स्कॉलर ने ये गड़बड़ी किया है, और मेरा नाम डिस्क्लोज कर दिया गया, तो कल को मैं फंसूंगी, क्योंकि एवरीवन फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन विल से व्हाई डिड यू गो एंड डिस्क्लोज इट, या कुछ भी। तो प्रॉपर चैनल्स होने चाहिए जिससे उन लोगों को भी प्रोटेक्शन मिले जो ये सारी चीजों को डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोटेक्टिंग विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल को डिस्क्लोज करने की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं क्यों ही विसिल ब्लोअर बनना चाहूंगी, मैं क्यों ही कोई अनएथिकल कंडक्ट को डिस्क्लोज करना चाहूंगी। तो वो एक पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये बस एक समरी है कि एफएफपी का जो प्रॉब्लम है ये सीरियस प्रॉब्लम है, जो कि साइंटिफिक मिसकंडक्ट को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है, और इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। यहाँ एक टेबल है बेसिकली जो डिफरेंस बताता है फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिफिकेशन और प्लेगरिज्म। इसको आप खुद से कर लीजिए, देख लीजिएगा, सिंपल सिंपल चीजें लिखी हुई गई है। मैं बस आपको बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। फॉल्सिफिकेशन मतलब आप बने हुए डाटा को, एग्जिस्टिंग डाटा को मैनिपुलेट करेंगे, अल्टर करेंगे। फैब्रिफिकेशन मतलब जो डाटा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, आप क्रिएट करेंगे वैसा डाटा को। और प्लेगरिज्म मतलब किसी और का आइडिया आपने कॉपी कर लिया बिना उस इंसान को क्रेडिट दिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको लग रहा है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या कोई भी चीजें हो, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।